नन्नो। ओहो, तब तुम्हें असली हाल नहीं मालूम। बेगम, मैंने इतना और सुना है कि जमानिया के बड़े महाराज गिरधर सिंह का उससे कुछ ताल्लुक था, जिससे रंज होकर बड़ी महारानी ने उसको जहर दिलवा दिया था और इस काम में भूतनाथ और दारोगा साहब ने उसकी मदद की थी। नन्नो, नहीं, यह भी सही नहीं है। अच्छा सुनो, मैं उसका ठीक ठीक हाल सुनाती हूँ। भुवन मोहिनी राजा वीरेंद्र सिंह के रिश्तेदार और दरबारी सरदार अजय सिंह की इकलौती लड़की थी और रिश्ते में दलीप शाह की मौसेरी बहन लगती थी। अजय सिंह का कुछ संबंध शिवदत्त के ससुर रणधीर सिंह से था, जिनके भतीजे दयाराम को मारने का इल्जाम बहुत से लोग भूतनाथ पर लगाते हैं। रणधीर सिंह के महल में भुवन मोहिनी का आना जाना बराबर होता था और वहां की दामाद होने की हैसियत से अक्सर शिवदत्त भी आया जाया करता था। भुवन मोहिनी गजब की खूबसूरत लड़की थी, जिस सबब से शिवदत्त की बुरी निगाह उस पर पड़ चुकी थी, पर चूंकि शिवदत्त की चाल चलन से रणधीर सिंह के खानदान वाले भी अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, इसलिए वे वहां उस पर बड़ी कड़ी निगाह रखते थे। इस कारण शिवदत्त को अपनी ससुराल में किसी तरह की बेहुदी कार्रवाई करने का मौका किसी तरह नहीं मिल सकता था और यही कारण था कि भुवन मोहिनी वहां उसके पंजे में नहीं पड़ने पाई। खैर, भुवन मोहिनी की शादी जमानिया के सेठ चंचल दास के लड़के कामेश्वर से हुई और इसके बाद ही वह जमानिया चली गई। इसी सबब से कुछ दिनों के लिए वह शिवदत्त की निगाहों की भी ओट हो गई, पर वह उसे भूला नहीं। जमानिया के महाराज गिरधर सिंह न जाने क्यों महाराज सुरेंद्र सिंह और उनके खानदान से बड़ी ही मोहब्बत करते थे। उन्हें जब पता लगा कि वीरेंद्र सिंह के खानदान की एक लड़की उनके शहर में ब्याह कर आई है, तो भुवन मोहिनी को उन्होंने अपने महल में बुलवाया और उसको अपनी लड़की से बढ़कर इज्जत और प्यार करने लगे। बल्कि उसी के सबब से उसके पति कामेश्वर पर भी बहुत मेहरबानी की। दारोगा साहब और चुनार के राजा शिवदत्त की पहले तो बड़ी दोस्ती थी, पर बीच में न जाने किस कारण से, शायद किसी औरत के ही सबब से आपस में कुछ खटक गई थी। इधर भुवन मोहिनी के ससुर चंचल दास से भी दारोगा साहब की खटकी हुई थी, जिसका कारण शायद यह था कि वह राज दरबार में इनकी कार्रवाइयों की अक्सर निंदा किया करता था, जिस कारण से दारोगा साहब भी उससे बदला लेने की बराबर कोशिश किया करते थे। जिस समय भुवन मोहिनी का वहां आना हुआ और महाराज के महल में उसकी इज्जत और कदर बढ़ी तथा उसी के कारण कामेश्वर और चंचल दास का भी मर्तबा बढ़ने लगा, तो दारोगा साहब को शायद डर हुआ कि अब दरबार में उनको ये लोग और ज्यादा परेशान करेंगे। इस ख्याल से वे फिक्र में पड़े कि कोई ऐसी तरकीब करना चाहिए कि उस खानदान का डर हमेशा के लिए जाता रहे। उन्हें महाराजा शिवदत्त के भुवन मोहिनी से प्रेम का हाल किसी तरह मालूम हो गया और वे इस कोशिश में लगे कि अगर किसी तरह वह लड़की शिवदत्त तक पहुंचा दी जा सके तो इधर तो उससे जो कुछ मनमुटाव हो गया है वह दूर हो जाएगा और उधर खानदानी बदनामी के सबब से चंचल दास फिर सिर उठाने लायक न रहेगा। इस तरह एक ही ढेले से दो शिकार मारने की नीयत उन्होंने की और उसकी तरकीब क्या थी कि इधर एक तरफ तो महारानी का कान भरना शुरू किया और उन्हें यह समझाने लगे कि महाराज की भुवन मोहिनी पर बुरी निगाहें पड़ती हैं, और उधर दूसरी तरफ महाराज का कान इस तरह पर भरने लगे कि भुवन मोहिनी का चरित्र अच्छा नहीं है और वह महाराज शिवदत्त में फंसी हुई है। मैं उन दिनों जमानिया महल में ही थी, इसलिए मुझे न केवल इस बात की पूरी खबर ही है, बल्कि मुझसे दारोगा साहब ने इस मामले में कुछ मदद भी ली थी। इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनकी तरह तरह की कार्रवाइयों की बदौलत एक तरफ तो महारानी को इस बात का विश्वास हो गया कि महाराज का भुवन मोहिनी से अनुचित संबंध है और वे उसको दुश्मनी की निगाह से देखने लगी,
और दूसरी तरफ महाराज का दिल भी उससे कुछ फिर सा गया। नतीजा यह हुआ कि कामेश्वर दरबार से हटाकर कहीं दूर भेज दिया गया और भुवन मोहिनी भी उसके साथ चली गई। ऐसा करने में दारोगा साहब ने और बातों के सिवाय यह भी सोचा था कि भुवन मोहिनी जब जमानिया से हटी रहेगी तो कोई न कोई तरकीब ऐसी निकल सकेगी जिससे उसको शिवदत्त के हवाले किया जा सकेगा। मगर यह इच्छा उनकी पूरी उतरी नहीं। कुछ ही दिनों बाद महाराज को विश्वास हो गया कि वह लड़की बेकसूर थी। उन्होंने उसको माफ करके फिर जमानिया बुलवा लिया और कामेश्वर को भी आने का हुक्म दिया। इससे उसको शिवदत्त के हवाले करने का काम तो न हो सका, मगर इतना फायदा जरूर हुआ कि महारानी का शक बढ़ गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि महाराज को जरूर उससे कुछ लगाव है, तभी तो उसके बिना रह न सके और फिर उसको बुलवा लिया। क्योंकि पहले की तरह भुवन मोहिनी का आना जाना महल में फिर शुरू हो गया था। वे मन ही मन इस बात से बहुत कुढ़ गईं और उन्होंने हुक्म दिया कि भुवन मोहिनी जान से मार दी जाए। दारोगा साहब ने खुशी खुशी इस काम को करने का बीड़ा उठाया, पर महाराज के डर से खुल्लम खुल्ला स्वयं इस काम को करते डरते थे। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे होशियार आदमी से इस बारे में मदद लेने की सोची। उन दिनों गदाधर सिंह ऐयार से उनकी दोस्ती खूब गट रही थी, जिसको महारानी भी कुछ कुछ जानती थी। इसका सबब यह था कि जैसा कि शायद तुमको मालूम ही होगा कि वे रोहतासगढ़ के राजा त्रिभुवन सिंह की लड़की और दिग्विजय सिंह की बहन थीं, जिनकी रियासत में गदाधर सिंह का भाई शेर सिंह नौकर था। उस शेर सिंह के पास गदाधर सिंह बराबर आया जाया करता था और इसी सबब से महाराज त्रिभुवन सिंह भी उससे मोहब्बत करते थे तथा महारानी भी भूतनाथ को अच्छी तरह जानती थीं, क्योंकि ऐयारों से कोई पर्दा तो रहता नहीं। दारोगा ने इसी भूतनाथ को महारानी के सामने पेश किया, जिन्होंने बहुत कुछ इनाम की लालच देकर उसे इस काम के लिए राजी किया। और इधर से दारोगा साहब का जोर तो था ही, उधर महाराज शिवदत्त ने भी बहुत कुछ इनाम की लालच देकर भुवन मोहिनी को चुरा लाने का काम भूतनाथ को सौंपा था। गरज की सब तरफ के जोर और बहुत गहरे इनाम की लालच ने भूतनाथ को इस बात पर राजी कर दिया और उसने न जाने क्या चालाकी और ऐयारी की कि कुछ ही दिनों बाद यह मशहूर हो गया कि भुवन मोहिनी को जंगल में सांप ने काट लिया। प्रायः सांप का काटा आदमी जलाया नहीं जाता, जमीन में गाड़ा या नदी में बहा दिया जाता है। और ऐसा ही भुवन मोहिनी की लाश के साथ भी किया गया, जिसे उसके दो रिश्तेदार जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ आए, जहां से उन दोनों के जाने के साथ ही तुरंत शिवदत्त के आदमियों ने खोदकर उसे निकाला और उठा ले गए। इस काम के लिए भूतनाथ ने महारानी से एक कीमती कंठा और शिवगढ़ी के खजाने की ताली पाई और उधर महाराज शिवदत्त से भी गहरा इनाम पाया। यहाँ तक सुन मनोरमा ने कहा, शिवगढ़ी का खजाना कैसा? नन्नो, शिवगढ़ी रोहतासगढ़ के इलाके में एक पहाड़ी स्थान है। कहा जाता है कि वह कोई तिलिस्म है और उसके अंदर बेइंतहा दौलत रखी है, जिसको निकालने की तरकीब एक किताब में लिखी है जो वहां की ताली कहलाती है। महारानी के पिता ने उस स्थान को दहेज में महारानी को दिया था, पर चूंकि वे खुद एक बहुत बड़े तिलिस्म और बेइंतहा दौलत की मालिक हुई थी, इसलिए उस खजाने को खोलने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और बरसों बीत जाने पर भी वह ज्यों का त्यों बंद ही पड़ा रहा। उस खजाने की ताली भुवन मोहिनी को मारने के लिए इनाम के तौर पर महारानी ने भूतनाथ को दे, और सच तो यह है कि उसी खजाने की लालच ने ही भूतनाथ से ऐसा काम कराया था। मगर फिर भी यह भी बात है कि भूतनाथ को वह खजाना दिलवाने में दारोगा साहब का भी स्वार्थ था, जिन्होंने उससे यह वादा करा लिया था
कि उसके अंदर से जो कुछ दौलत निकलेगी उसका एक खासा हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। खैर, जो कुछ हो, गरज यह कि भूतनाथ को उस खजाने की ताली मिल गई और वह उसे खोलने की नीयत से तिलिस्म के अंदर घुसा तथा इसी मौके पर उसने वह काम किया जिसने उसको दुनिया में मुंह दिखाने लायक न रखा। अब तक जो वह इस दुनिया में बना हुआ है उसका सबब सिर्फ यही है कि उसके इस दुष्कर्म का हाल सिर्फ 2-4 इने गिने आदमी ही जानते हैं और मुझे भी उसका पूरा पूरा हाल नहीं मालूम है। पर जितना मालूम हुआ है वह यह कि भूतनाथ तिलिस्म के अंदर घुसा तो वहां उसे पत्थर की बनी हुई एक नर पिशाच की मूरत मिली जो जीते जागते मनुष्य की तरह बोल सकती थी। उस नर पिशाच के मुंह में आदमी का ताजा गरम खून डालने पर ही शिवगढ़ी के खजाने का मुंह खोलता था। कहा जाता है कि अहिल्या नामी किसी औरत को लिए हुए वह तिलिस्म में घुसा और उसी को मारकर उसका खून उस नर पिशाच के मुंह में डालना चाहा, पर यकायक कोई ऐसा विघ्न पड़ गया कि यह काम पूरा उतर न सका और वह अहिल्या की लाश को तिलिस्म में ही छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। दारोगा साहब को न जाने कैसे इस घटना का पता लगा। वे तिलिस्म में गए। उनके हुक्म से हेला सिंह और जयपाल सिंह ने वह लाश बाहर निकाली और इस तरह पर भूतनाथ के इस दुष्कृत्य का भंडा फूटा। मनोरमा: ठीक है, इस घटना का कुछ पता मुझे दारोगा साहब की जुबानी लगा था, पर बहुत कुछ पूछने पर भी उन्होंने पूरा पूरा हाल मुझे नहीं बताया और कह दिया कि वे इस मामले को छिपाने की कसम खा चुके हैं। बेगम: ठीक है, मैंने जयपाल सिंह के मुंह से भी ऐसा ही कुछ हाल सुना था, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि वह औरत कौन थी जिसे भूतनाथ ने मारा था। नन्नो: वह अहिल्या थी। कौन अहिल्या? समझ गई? मनोरमा: हाँ हाँ जी, अच्छी तरह जान गई। वही दामोदर सिंह की भतीजी और मालती की प्यारी सखी ना? बेगम हंसती हुई: हाँ, और मालती कौन? वही जिसका रूप धरकर प्रभाकर सिंह को फंसाने तुम तिलिस्म में घुसी थी और कुछ न कर सकने के कारण बैरंग वापस लौटी थी। मनोरमा कुछ कुर्खी से: हाँ हाँ भया, नन्नों से। सखी, तुम आगे का हाल कहो, फिर क्या हुआ? वह खजाना फिर खुला या नहीं? नन्नो: नहीं, वह ज्यों का त्यों बंद ही रह गया, क्योंकि भूतनाथ उस घटना के बाद फिर उसके अंदर कभी नहीं गया। उसने उसकी ताली तक नष्ट कर डाली और फिर कभी उस तरफ जाने का नाम नहीं लिया। मनोरमा: नहीं नहीं, तब फिर तुम्हें इसका सही हाल नहीं मालूम। वह ताली अभी तक भूतनाथ के पास मौजूद है और वह पुनः इस फिराक में है कि किसी तरह उस खजाने को खोले और वहां की दौलत निकाले। नन्नो ताज्जुब से: यह कैसे जानती हो? मनोरमा इसका कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि कहीं पर बजती हुई एक घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया, जो कुछ रुक रुक कर किसी खास इशारे के साथ बज रही थी। उसने घबराकर नन्हों से कहा, अरे भूतनाथ आ गया। मैं जाती हूं, पर तू अभी यहीं रही हो, मैं बहुत जल्द तुझसे मिलूंगी। और झपटती हुई उस अलमारी की तरफ लपकी जिसकी राह इस जगह आई थी। जब वह उस रास्ते के अंदर चली गई तो नन्नो और बेगम बातें करती वापस लौटी। नन्नो: कमबख्त भूतनाथ बड़े बेमौके आया। अब न जाने कब मनोरमा जी को फुर्सत मिलेगी और वह इधर आवेंगी। बेगम: देखो, कह तो गई हैं कि जल्दी ही आवेंगी। नन्नो: मगर मुझे ताज्जुब है कि यह बात उन्हें किस तरह मालूम हुई कि वह ताली
अभी तक भूतनाथ के पास है और वह उस खजाने को निकालने की पुनः कोशिश करना चाहता है। बेगम: क्यों? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मालूम होता है कि तुम्हें इधर के मामलों की पूरी पूरी खबर नहीं हुई और तुम शायद इतना भी नहीं जानती कि मनोरमा किस काम के लिए श्यामा के रूप में भूतनाथ की ब्याहुता का स्वांग रचे हुए हैं। नन्नो: दारोगा साहब ने इतना मुझे बताया था कि भूतनाथ का कोई गुप्त भेद जानने और उसको अपने वश में कर लेने की नीयत से ही उन्होंने यह कार्रवाई की है। बेगम: तो इतना कहना शायद वे भूल ही गए कि उसी ताली को भूतनाथ के कब्जे से निकालने के लिए ही यह सब चालाकियां रची गई हैं। मनोरमा और नागर ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि अगर भूतनाथ के पास वह ताली होगी तो जैसी भी बनेगा उसको जरूर कब्जे में करेंगी। मनोरमा श्यामा बनकर यहाँ विराज रही है और उधर नागर रामदेई का स्वांग रचे हुए उसके दूसरे घर पर जमी हुई हैं और इन दोनों को पूरा भरोसा है कि दोनों में से कोई न कोई जरूर इस काम में सफल होगी। नन्नो कुछ सोचती और गौर करती हुई: लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो दारोगा साहब ने मुझसे यह बात क्यों छिपाई, जबकि आजकल मैं सब तरह से उनकी मदद कर रही हूं। बेगम: इस बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है। दारोगा साहब के दांवपेच समझना सहज नहीं है। नन्नो ने कोई जवाब न दिया और किसी बहुत ही गंभीर चिंता में डूब गई। बेगम कुछ देर तक उसका मुंह देखती रही और तब बोली: खैर, अब यह सब फिक्र जाने दो और ऊपर चलकर नहाने धोने की सोचो। जब मनोरमा आवेंगी तो फिर यह सब बातें होंगी। दोनों मकान की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने लगी। 2 यकायक कई आदमियों ने आकर सांवल सिंह को चारों तरफ से घेर लिया और यही है इस औरत का खूनी, यही है कह कह कर चिल्लाने लगे। सांवल सिंह चौंक कर खड़ा हो गया और ताज्जुब से इन सबों की तरफ देखता हुआ सोचने लगा कि ये सब कौन है जो ऐसे बेमौके यहाँ आ मौजूद हुए। बहुत गौर करने पर भी वह उन्हें पहचान तो न सका, मगर यह जरूर समझ गया कि ये अय्यार हैं और अपनी सूरतें बदले हुए हैं। आखिर उसने एक से जो उन सबों का सरदार मालूम होता था पूछा, आप लोग कौन हैं और किस बात का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं? उस आदमी ने गुस्से में भरे हुए जवाब दिया, हम लोग उसी के नौकर हैं जिसका तुमने खून किया है। सांवल सिंह ने मुंदर की लाश की तरफ बताकर कहा, मेरी समझ में तो आप लोग शायद किसी भ्रम में पड़ गए हैं। यह औरत कौन है, क्या आप जानते हैं? आदमी: हम लोग किसी तरह की भूल नहीं कर रहे हैं। यह औरत जिसका तुमने खून किया है हमारे मालिक सेठ राधा कृष्ण के घराने की है और हम लोग इसे पटना पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते से यकायक यह गायब हो गई और ढूंढते तथा परेशान होते हम लोग अब यहाँ इसकी लाश देख रहे हैं। सांवल सिंह: अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो मैं आपको बहुत जल्द विश्वास दिला सकता हूं कि यह औरत वह नहीं है। आगे बढ़िए और गौर से लाश को देखकर पहचानिए कि क्या यह वही औरत है। वह आदमी आगे बढ़ा और गौर से मुर्दा मुंदर की सूरत देखने लगा। शायद सूरत से कुछ फर्क जाहिर हुआ क्योंकि उसने ताज्जुब के साथ गर्दन हिलाई और कुछ सोचने लगा। उसकी हालत देख उसके साथियों में से एक आगे बढ़ आया और बोला, आप किस फिर में पड़ गए हैं? यह अय्यार आपको अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहता है। आप पहले इस बदमाश से कहिए कि अपनी सूरत धोकर साफ करे और तब इस लाश का चेहरा धोकर देखिए। आप ही सब भंडा फूट जाएगा। उस आदमी ने यह सुनते ही कहा,
हाँ, यह तुम बहुत ठीक कहते हो। किसी से कहो एक लोटा पानी ले आवे। हम जरूर इस अयार की सूरत धुलवा कर देखेंगे। मगर ताज्जुब की बात थी कि जब एक आदमी ने आगे बढ़कर पानी का लोटा सामने रख दिया तो सांवल सिंह ने चेहरा धोने से इनकार किया और कहा, मालूम होता है कि आप लोग मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा है और मैं किसी तरह भी चेहरा धोना मंजूर न करूंगा। उस दूसरे आदमी ने यह सुन कहा, देखा आपने, मैं कहता था ना कि यह अय्यार आपको धोखा देना चाहता है। बताइए, अगर यह सच्चा होता तो चेहरा धोने से क्यों इनकार करता? उस सरदार ने कहा, बेशक यही बात है। और तब सांवल सिंह की तरफ देखकर कहा, अब खैरियत इसी में है कि चुपचाप मेरे साथ चले चलो, नहीं तो हम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़ेगी और हाथ पांव बांधकर तुम्हें अपने मालिक के सामने पहुंचाना पड़ेगा। जब तक दम में दम है तब तक कदापि नहीं। कहते हुए सांवल सिंह ने अपना खंजर कमर से खींच लिया और उसकी देखा देखी उन आदमियों ने भी अपने अपने हथियार निकाल लिए। सांवल सिंह को विश्वास था कि ये सब के सब एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे, मगर ऐसा न हुआ और उसके सामने सिर्फ वही एक आदमी हुआ जो अभी तक उससे बातें कर रहा था। सांवल सिंह के हाथ में खंजर देख उसने भी अपनी तलवार कमर में रख खंजर निकाल लिया और उसी से सांवल सिंह पर हमला किया। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही अपने अपने ढंग पर बहुत ही अच्छे और होशियार लड़ाके थे, जिन्होंने आधी घड़ी तक बड़ी ही बहादुरी, तेजी और हिम्मत से एक दूसरे का मुकाबला किया। यहाँ तक कि दोनों ही के बदन पर हल्के हल्के कई जख्म दिखाई पड़ने लगे और दोनों ही में दम फूलने और थकावट के चिन्ह नजर आने लगे। क्षण भर के लिए दोनों ने अपने अपने हाथ रोके और एक दूसरे की तरफ गौर से देखा। यकायक वह सरदार धीरे से बोल उठा, मालूम होता है कि अब पानी न बरसेगा। जवाब में चौंक कर सांवल सिंह ने कहा, नहीं, क्योंकि हवा का रुख बदल गया। इतना सुनना था कि सरदार ने अपने हाथ का खंजर फेंक दिया और सांवल सिंह के गले से लिपट गया, जिसने अपना खंजर दूर फेंक उसको छाती से लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और सांवल सिंह ने कहा, भला यह किसको उम्मीद हो सकती थी कि यहाँ दलीप सिंह की सूरत दिखाई पड़ जाएगी? जवाब में सरदार ने कहा, और अर्जुन सिंह के ही यहाँ होने का गुमान कौन कर सकता था? दोनों ने फिर प्रेम से एक दूसरे का हाथ दबाया और तब बातें करते हुए थोड़ा एक तरफ को हट गए। सरदार अर्थात दलीप शाह ने कहा, वह तो कहो कि मुझे कुछ शक हो गया और मैंने परिचय का शब्द कहा नहीं, तो आज न जाने यह लड़ाई कहाँ खत्म होती। सांवल सिंह बने हुए अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, मुझे भी कुछ कुछ संदेह होने लगा था। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, पर तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचे और यह मुंदर किसके हाथ से मारी गई? दलीप, यह तो हम लोगों की कारीगरी है। वह कोई असली लाश नहीं है, बल्कि मोम की बिल्कुल बनावटी है और सिर्फ तुमको धोखा देने के लिए ही यहाँ रखी गई थी। वास्तव में हम लोग बहुत देर से तुम दोनों का पीछा करते हुए इस बात का मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ठिकाने की जगह आ जाए तो गिरफ्तार करें, पर जाने किस तरह खबर पाकर मुंदर होशियार हो गई और हमारे कब्जे से निकल भागी। फिर भी तुम्हें धोखे में डालने और परिचय लेने के लिए हमने यह कार्रवाई की थी। अब तुम बताओ कि कैसे उस शैतान के पीछे हो लिए और किधर जा रहे थे? अर्जुन, मैं कल ही से उसके पीछे लगा हूं। गौहर के साथ साथ मुंदर को भी भूतनाथ ने गिरफ्तार कर लिया था, पर गौहर के अय्यार सांवल सिंह की मदद से दोनों छूट निकली
गौहर तो शिवदत्त घर गई और मुंदर अपने घर की तरफ चली। मौका समझ मैं सांवल सिंह का रूप धर उसके साथ हो लिया और इस फिक्र में लगा कि जमानिया के पास पहुंच जाऊं, तब उसे बेहोश करके ठिकाने ले चलूं। पर न जाने कैसे, जैसा कि तुमने कहा, वह होशियार हो गई और निकल भागी। अब तुम यह बताओ कि तुमने हम लोगों की सुनगुनी कहां पाई और कब से उन दोनों के साथ हो। एक साफ जगह देख कर बैठते हुए दलीप शाह ने कहा, तुमसे कहीं पहले से मुझे इंद्रदेव जी ने खबर दी कि उन्होंने तिलिस्म के अंदर गौहर और मुंदर को कामेश्वर तथा भुवन मोहिनी का भेष धारण करते हुए देखा। पास ही बैठते हुए अर्जुन सिंह ने चौंक कर कहा, क्या कहा? कामेश्वर और भुवन मोहिनी का रूप धरते? दलीप, हाँ, और इस पर उन्हें हद से ज्यादा ताज्जुब हुआ। इस भेद के साथ मेरा कितना घनिष्ठ संबंध है, यह तो तुम जानते ही हो। अस्तु, उन्होंने इसकी खबर मुझे दी और यह पता लगाने को कहा कि ये दोनों इस रूप में कहाँ जाती और क्या करती हैं, तथा यह भेद इन दोनों को मालूम किस तरह हुआ। बस उसी समय से मैं और मेरे शागिर्दों में से कोई न कोई बराबर ही इन दोनों के साथ लगे हुए हैं। अभी तक गौहर के पीछे मेरे 2 आदमी लगे हैं और इस समय मैंने यही सोचा था कि मुंदर को पकड़कर उधर ही जाऊं और देखूं कि उस तरफ क्या हाल है। पर अफसोस, मुंदर कमबख्त हाथ आकर निकल गई। इतना कह दलीप शाह ने गौहर और मुंदर का वह सब हाल जो उन्हें मालूम था कह सुनाया। अर्जुन सिंह गौर और ताज्जुब से सब कुछ सुनते रहे और अंत में बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा छिपा हुआ भेद जिसे गिनती के कुछ आदमी ही जानते हैं, इन छोकरियों ने क्यों कर जान लिया। साथ ही जो मैं ख्याल करता हूं तो मालूम होता है कि और चाहे कुछ हो या ना हो, अब कम से कम भूतनाथ की कुशल नजर नहीं आती। उसके जो कुछ पाप प्रकट हो रहे थे, उन्हीं के मारे वह छिपा छिपा और भागा भागा फिरता था। अब यह भेद प्रकट होकर उसको कहीं का भी न छोड़ेगा। दलीप, इसमें क्या शक है? उसे दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ताज्जुब नहीं कि जान दे देनी पड़े। अर्जुन, बहुत संभव है, लेकिन उसे जब इस बात की खबर लग चुकी है और गौहर तथा मुंदर कामेश्वर तथा भुवन मोहिनी के रूप में उससे मिल भी चुकी हैं, तो वह जरूर इस फिक्र में होगा कि असल बात का पता लगाए और बन पड़े तो उस भेद को फिर से जमीन में गाड़ दे। दलीप, जरूर वह ऐसा करेगा, पर इसमें कहां तक वह सफल होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता। मगर इस संबंध में तरद्दुद में डालने वाली बात कुछ दूसरी ही है। अर्जुन, वह क्या? दलीप, भूतनाथ का शक घूम फिर कर मुझी पर जाएगा और वह यही समझेगा कि मैंने ही इस छिपे हुए रहस्य को प्रकट कर दिया है। एक तो दयाराम वाले मामले के कारण वह पहले ही से मुझ पर जला भुना है, ऊपर से अगर यह शक भी उसे हो गया तो वह मेरा जानी दुश्मन बन बैठेगा और मुझे दुनिया से ही उठा देने की कोशिश करेगा। अर्जुन, बेशक आपका सोचना बहुत ठीक है। उसका शक सीधा आप ही पर जाएगा, क्योंकि आप ही को इस मामले में सबसे गहरा संबंध है। दलीप, और तब? रुककर और सामने से आते हुए आदमी की तरफ गौर से देखकर, यह लो, गिरिजा कुमार आ पहुंचा। इसे मैंने मुंदर की टोह में भेजा था, पर इसका साथी इस समय साथ नहीं है। मालूम होता है उसे कहीं छोड़ मुझे कुछ खबर देने आ रहा है, मगर इसकी पीठ पर एक गठरी भी है। जरूर किसी को गिरफ्तार करके ला रहा है, कहीं मुंदर ही न हो। बात की बात में वह आदमी पास आ गया
और पीठ पर की गठरी उतार जमीन पर रखने के बाद एक खास इशारे के साथ प्रणाम करता हुआ बोला, गुरुजी, आपका सोचना बहुत ठीक निकला। उस बजरे वालों ही का वह काम था और मुंदर को होशियार करके वे ही उसे अपने साथ भी ले गए। दलीप शाह ने कहा, अच्छा आओ यहाँ बैठो, कुछ सुस्ताओ और बताओ कि इस गठरी में किसे ला रहे हो। गिरजा, उस बजरे के एक माझी को पकड़ लाया हूँ। शायद इसकी सूरत बन कुछ काम निकाला जा सके और सहदेव को उन लोगों का पीछा करने के लिए छोड़ आया हूँ। मगर गुरुजी, वह बजरा तो मुझे आफत का घर सा दिखाई पड़ता है। उसके अंदर तो बड़ी बड़ी ताज्जुब की चीजें मैंने देखी, जिनका हाल सुन आप आश्चर्य में पड़ जाइएगा। दलीप, सो क्या? गिरिजा कुमार यह सुन सांवल सिंह बने अर्जुन की तरफ देखने लगा। उसको आश्चर्य में पड़ा देख दलीप शाह ने हंसकर कहा, घबराओ नहीं, ये वास्तव में अर्जुन सिंह है। किसी कारणवश सांवल सिंह बनकर मुंदर का पीछा कर रहे थे। इतना सुनते ही गिरजा कुमार ने प्रसन्न होकर अर्जुन सिंह को प्रणाम किया और तब उस बजरे पर जो कुछ देखा था उसे बयान करना शुरू किया। इस जगह हम यह नहीं बताएंगे कि गिरजा कुमार ने क्या क्या कहा, या यह कह सकते हैं कि इन लोगों में घंटे भर से ज्यादा देर तक बातचीत और सलाह मशविरा होता रहा और इस सिलसिले में गिरजा कुमार ने जो कुछ कहा उसे इन दोनों आदमियों ने गौर से सुना और पसंद किया। बातें समाप्त होने पर दलीप शाह ने गिरजा कुमार से कहा, बस तो तुम जाओ और अपने साथियों को लिए दिए उस जगह पहुंचो। मैं इस माझी की सूरत बनकर बजरे पर जाता हूं और ये अर्जुन सिंह मदद के लिए मेरे साथ रहेंगे। लाओ, मल्लाह को मेरे सामने करो। गिरजा कुमार ने मल्लाह की गठरी खोल उसे बाहर निकाला और दलीप शाह अपने बटुए में से सामान निकाल अपनी शक्ल उसके जैसी बनाने लगे। जल्दी ही उन्होंने इस काम से छुट्टी पा ली और तब उस मल्लाह के कपड़े पहन तथा अपने कपड़े गिरजा कुमार के हवाले करने के बाद उठ खड़े हुए। गिरजा कुमार ने कहा, यह बताना मैं भूल गया कि इस मल्लाह का नाम रामा है। दलीप शाह ने कहा, बस ठीक है, अब मैं रामा मल्लाह हो गया। अर्जुन सिंह की तरफ देखकर, क्यों, ठीक सूरत बनी या कोई कसर है? सिर्फ एक कसर रह गई है, कहकर अर्जुन सिंह ने अपने बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था, जो दलीप सिंह के हाथ में देते हुए कहा, बस इसे थोड़े सा चेहरे पर मल लीजिए तो वह कसर भी दूर हो जाएगी। दलीप शाह ने शीशी लेकर ताज्जुब के साथ पूछा, वह कसर क्या है और इस शीशी में क्या चीज है जिससे वह मिट जाएगी? अर्जुन सिंह ने हंसकर कहा, आप यह बात भूल गए कि आप मल्लाह की शक्ल बने हैं और जिसको हरदम पानी से काम पड़ता है। अगर आपके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ गए या किसी कारणवश आपको पानी में उतरना पड़ा तो आपकी नकली सूरत क्या प्रकट न हो जाएगी? दलीप शाह चौंक कर बोले, ओहो, यह बात तो मैं भूल ही गया। आपका कहना बेशक ठीक है, पानी रंग का दुश्मन है और अगर मैं पानी में जाने से इनकार करूंगा तो लोगों को जरूर शक होगा। मगर आपकी यह दवा ऐसे मौके पर मेरी क्या मदद करेगी? अर्जुन, यह दवा मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। इसकी तारीफ यह है कि चाहे आप जिस तरह के भी रंग से जैसी भी सूरत बनावे, जरा सा इस अर्क को हथेली में ले, उससे अपना रंगा हुआ चेहरा तर कर लें। हवा लगते ही यह सूख जाएगा और फिर लाख पानी से धोया जाए, क्या मजाल कि जरा सा भी रंग छूट जाए। गिरजा कुमार, जो बड़े गौर से अर्जुन सिंह की बात सुन रहा था और जब
उस रंग को मिटाने की जरूरत पड़े तो क्या करना होगा? अर्जुन, उस समय कच्चे पपीते के अर्क से आधी घड़ी तक अपना चेहरा तर रखें। उसकी तासीर से यह रोगन उतर जाएगा, तब नीचे वाला रंग पानी से धुल सकेगा। गिरजा प्रसन्न होकर, वाह, यह तो बड़े काम की चीज है। अर्जुन, बेशक, और इसीलिए मैं बराबर इसकी एक शीशी अपने बटुए में रखता हूं। इसकी एक तासीर और भी खूबी की है। बनावटी सूरत पर यह रोगन लगाकर उसके ऊपर से फिर कोई दूसरा रंग भर लीजिए। अब अगर पानी से मुंह धोएंगे तो वह ऊपरी रंग तो छूट जाएगा और नीचे वाली सूरत जिस पर यह रोगन लगाया गया था निकल आवेगी, जिस पर पानी का असर न होगा। इस तरह पर बहुत मजेदार धोखा लोगों को दिया जा सकता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि एक मौके पर मैंने भूतनाथ को गहरा धोखा दिया था? यहाँ तक कि उसने खुद अपने ही हाथों अपने शागिर्द बहादुर और पारस की जान ले ली थी, जिसका गम शायद वह अब तक भूला न होगा। गिरिजा, हाँ, आपने वह हाल कहा था और मैं बहुत दिनों तक इस गौर में पड़ा रहा था कि आपने कैसी अयारी की कि भूतनाथ जैसा चालाक अयार इतना गहरा धोखा खा गया। तो वह इसी अर्क की करामात थी। अच्छा, यह अर्क बनता किन मसालों से है? अर्जुन सिंह गिरजा कुमार का यह सवाल सुन जोर से हंस पड़े और बोले, ये बातें क्या इतनी सहज में बताई जाती हैं? ऐसी ऐसी दवाओं के बनाने और ईजाद करने में खून पानी एक कर देना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये तैयार होती है। क्या इतनी मुश्किल से मिली चीज ऐसे सहज में बता दूं? हाँ, इतना कर सकता हूं कि तुम्हें भी इसमें की कुछ दवा दे दूं। पर गिरिजा कुमार ने यह बात स्वीकार न की और आसन नुस्खा जानने पर ही जिद करने लगा। अर्जुन सिंह ने तरह तरह के बहाने करके टालना चाहा, पर उसने यहां तक खुशामद की कि जमीन पर गिर पड़ा और दोनों पैर पकड़ उन पर सिर रखता हुआ बोला, जब तक आप बताइएगा नहीं, मैं सिर नहीं उठाऊंगा। अर्जुन सिंह ने लाख कोशिश की, पर उसने पैर छोड़ना या सिर उठाना किसी तरह मंजूर नहीं किया। दलीप शाह, जो अपने शागिर्द के जिद्दी स्वभाव और किसी नई बात को जानने की उसकी धुन से अच्छी तरह वाकिफ थे, कुछ देर तक मुस्कुराहट के साथ यह द्वंद देखते रहे। आखिर देर होती देख उन्होंने कहा, अरे लड़के, इतना घबराता क्यों है? ये भी गुरु तुल्य ही हैं, कभी न कभी बता ही देंगे, ऐसी जल्दी क्या है? गिरजा कुमार यह सुन अर्जुन सिंह का पैर पकड़े ही पकड़े बोला, कहिए, अब भी बताइएगा कि नहीं? आखिर वे हंसकर बोले, जब इनकी सिफारिश हो गई तो लाचार बताना ही पड़ेगा, मगर लड़कों को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। दलीप शाह से, तुमने अपने शागिर्दों को बहुत सिर चढ़ा रखा है। गिरजा कुमार ने हंसते हुए अपना सिर उठा लिया और तब हाथ बढ़ाकर कहा, लाइए। अर्जुन सिंह बोले, मैंने कहा ना कि बता दूंगा, ऐसी जल्दी क्या है, किसी मौके पर मालूम हो जाएगा। मगर उसने सिर हिलाकर कहा, सो नहीं, अभी लाइए, आखिर देर करने से फायदा ही क्या होगा। शुभस्य शीघ्रम, न जाने कब कैसा मौका आन पड़े। उनको हीला हवाला करते देख आखिर दलीप शाह ने कहा, अजी क्या दिल लगी करते हो, बताकर छुट्टी भी करो। यह कमबख्त एक जिद्दी है, क्या बिना लिए तुम्हारा पिंड छोड़ेगा? लाचार हो अर्जुन सिंह ने अपने बटुए में से एक कागज निकाला और उसे गिरजा कुमार की तरफ बढ़ाया। उसने वह कागज दोनों हाथों से ले सिर से लगाया और पीठ ठोंक कर कहा, शाबाश, मैं तुम्हारी जिद से नाराज नहीं बल्कि खुश हूं। अच्छी चीज के हासिल करने की इतनी लगन हुए बिना कोई अच्छा अयार नहीं बन सकता।
अर्जुन सिंह के बटुए में एक शीशी उस अर्क की और मौजूद थी, जिसे उन्होंने गिरजा कुमार के हवाले किया और तब कहा, लो बस तुम जाओ और इस मल्लाह को भी लेते जाओ। जैसी सलाह हुई है उस मुताबिक काम करना और जहां तक जल्द हो वहां पहुंचकर खूब सावधानी से रहना। हम दोनों में से कोई ना कोई बहुत जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहुत अच्छा, कहकर गिरजा कुमार ने बेहोश मल्लाह को पीठ पर लाद लिया और दोनों को प्रणाम करके वहां से हट अपने उन बाकी साथियों की तरफ बढ़ गया जो दलीप शाह को सलाह मशविरे में मशगूल देख अपने काम के लिए इधर उधर फैल गए थे। अर्जुन सिंह के बताए ढंग से दलीप शाह ने वह अर्क जहां जहां रोगन इस्तेमाल हुआ था वहां लगा लिया। तब शीशी ठिकाने रख दोनों आदमी आपस में बातें करते हुए गंगा के किनारे किनारे नीचे की तरफ जाने लगे। लगभग 3-4 कोस तक तेजी से जाने के बाद गंगा जी के बीचों बीच में से बहते हुए एक बड़े बजरे पर इनकी निगाह पड़ी। दलीप शाह ने कहा, मालूम होता है यही वह बजरा है। अर्जुन सिंह ने कहा, जरूर वही होगा, मगर यह नीचे की तरफ जा रहा है और इससे गुमान होता है कि रामा मल्लाह की तरफ से ये लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। ऐसी हालत में उस पर जाने में तरद्दुद उठाना पड़ेगा। दलीप शाह ने कहा, कोई तरद्दुद ना होगा, बशर्ते कि बजरा वही हो। इसी समय पास ही कहीं से बजती हुई एक सीटी की हल्की आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी, जो शायद किसी अपने ही आदमी की बजाई थी, क्योंकि उसे सुनते ही दलीप शाह ने भी उसके जवाब में सीटी बजाई और साथ ही एक आदमी को पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकलते देखा। पहली ही निगाह ने बता दिया कि यह दलीप शाह का शागिर्द सहदेव है, जिसने पास आ उन्हें एक खास इशारे के साथ प्रणाम किया और जवाब पाकर कहा, मैं बहुत देर से आपकी राह देख रहा था। दलीप शाह ने जवाब दिया, हाँ, मुझे जरूर कुछ देर हो गई और शायद इसी सबब से बजरे वाले रामा मल्लाह की आशा छोड़े चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह वही बजरा है जिसका गिरजा कुमार ने मुझसे जिक्र किया था। सहदेव, जी हाँ, वही है और उस पर के लोग अपने मल्लाह से नाउम्मीद होकर नहीं गए हैं, बल्कि किसी को लेने वास्ते उस पार जा रहे हैं। शीघ्र ही फिर वहां से वापस आवेंगे। उनके 2 आदमी और भी अभी इसी पार हैं, जो किसी काम से उतर गए थे और बजरे के वापस आने पर पुनः सवार होंगे। दलीप, तब तो सब ठीक ही है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तीनों आदमी एक आड़ की जगह में चले गए और आपस में सलाह करने लगे। 3 पत्थर की उस विकराल मूरत ने दोनों हाथ बढ़ा प्रभाकर सिंह को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उनका सिर अपनी दाढ़ों के बीच में दबा लिया। इस अचानक की विपत्ति ने प्रभाकर सिंह के होश हवास गायब कर दिए और उनके मुंह से अचानक ही एक चीख निकल पड़ी। पर ताज्जुब की बात थी कि इस चीख की आवाज सुन उस मूरत के गले से एक डरावनी हंसी निकली। उसने अपना मुंह खोल दिया और प्रभाकर सिंह ने जल्दी से अपना सर बाहर निकाल लिया, पर बहुत कोशिश करने पर भी उसके वज्र जैसे हाथों से छूट न सके। उसी समय मूरत के मुंह से निकला, बस खबरदार, छूटने की कोशिश न करो, नहीं तो मैं जिंदा ही चबा जाऊंगा। बड़ी कोशिश से अपने को संभाल कर प्रभाकर सिंह बोले, आखिर कुछ मालूम भी तो हो कि तुम मुझसे क्यों इतने नाराज हो गए हो कि अकारण ही मुझे चबा जाना चाहते हो? मूरत ने जवाब दिया, मेरा नाम भूतनाथ है। मैं रोहतास मठ का पुजारी हूँ और यहाँ पर उस खजाने की हिफाजत करने के लिए बैठाया गया हूँ जो शिवगढ़ी में बंद है।
प्रभाकर सिंह ने ताज्जुब से कहा। मगर तब मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? भूतनाथ: खास तौर पर तो कुछ भी नहीं, मगर जब तुम मेरे कब्जे में आ ही गए हो तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। हाँ, एक काम तुम कर सको तो अलबत्ता तुम्हें छोड़ सकता हूं। प्रभाकर: सो क्या? भूतनाथ: मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं और मेरी प्यास खून से ही मिट सकती है। तुम्हारे साथ एक औरत है, उसका सिर काट कर ताजा लहू अगर मुझे पिला सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। यह जानकर कि यह शैतान चाहता है कि मालती का लहू पिए, प्रभाकर सिंह का बदन गुस्से के मारे कांपने लगा और आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गईं। क्रोध के मारे उनके मुंह से किसी तरह की आवाज न निकली, मगर उन्हें ऐसी हालत में देख वह मूरत पुनः बोली। क्यों चुप क्यों हो गए? शायद सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा करने पर भी मैं तुम्हें न छोड़ूं तो तुम क्या करोगे। पर मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं न केवल तुम्हें छोड़ ही दूंगा, बल्कि शिव घड़ी का खजाना भी, जो बिल्कुल मेरे ही कब्जे में है, तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। उसमें इतनी दौलत है कि तुम 10 जन्म में भी उसे खर्च नहीं कर सकते। बताओ, अब तो मेरी बात तुम्हें मंजूर है? क्रोध के मारे प्रभाकर सिंह कुछ कह न सके, पर वे जोर करके उस प्रेत के हाथों से छूटने की कोशिश अवश्य करने लगे। उनके इस उद्योग को देख उस मूरत ने अपने हाथों को जरा कस लिया और प्रभाकर सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि वह अगर अब जरा सा भी और दबाएगा तो उनकी हड्डियां कड़कड़ा जाएंगी। अपने को मौत के मुंह से छुड़ाने की कोई तरकीब इस समय उन्हें नजर न आती थी और वे यह सोच ही रहे थे कि अब क्या करना मुनासिब है कि इसी समय वह मूरत फिर बोल उठी। मालूम होता है कि अब भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और या फिर तुमने शिवगढ़ी के खजाने की अद्भुत दौलत का हाल नहीं सुना। उसमें ऐसी अनूठी अनूठी चीजें हैं कि उन्हें पाकर तुम अपने को धन्य समझोगे। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जाओ, अपने दोस्तों से इस खजाने के बारे में दरियाफ्त करो। इसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो अपनी साथिन को लेकर फिर मेरे पास आना और उसके खून से मेरी प्यास बुझाना। बस उसी दम वह खजाना तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यकायक उस मूरत के हाथ ढीले पड़ गए और प्रभाकर सिंह ने अपने को छूटा हुआ पाया, मगर इस समय उनकी ऐसी बुरी हालत हो रही थी कि होश हवास ठिकाने न थे। वे उसी जगह जमीन पर उस पिशाच से कुछ ही दूर हटकर बैठ गए और जब बहुत देर के बाद उनके हवास ठिकाने आए तो इस नीयत से तिलिस्मी किताब खोलकर देखने लगे कि शायद उसमें इस भयानक सूरत या इसकी खौफनाक बातों का जिक्र हो, पर उसमें इसका कोई भी जिक्र न था, बल्कि यह लिखा हुआ था। लोहगढ़ी के तिलिस्म के 4 हिस्सों में से पहले हिस्से के तोड़ने पर हम तुम्हें बधाई देते हैं। अब तुम्हें दूसरा और तीसरा हिस्सा तोड़ने में हाथ लगाना चाहिए, और इसके लिए बेहतर होगा कि अगर तुम लोग 2 आदमी हो तो दोनों अलग होकर काम करो। गोलांबर वाले बुर्ज के तिलिस्म को तोड़ने के लिए एक अलग हो जाए और उसी रीति से काम करें जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, और दूसरा जो दोनों में अधिक जिस्मानी ताकत रखता है, तिलिस्म के तीसरे दर्जे को तोड़ने का काम हाथ में ले। तुम जिस जगह अब अपने को पाओगे उस दालान के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर जाओगे तो खतरे में पड़ सकते हो। प्रभाकर सिंह ने दिल में कहा, ठीक लिखा है, मैंने ही इधर आकर गलती की और अपने को इस भूतनाथ के हाथ में फंसाया। उस फर्श में एक जगह का पत्थर और पत्थरों से कुछ उभरा हुआ पाओगे, उसे उखाड़ लो और उसके नीचे से जो रास्ता प्रकट हो
उसको साफ कर उसकी राह उस बाग में पहुंचो जहां से तिलिस्म का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। तिलिस्म का यह हिस्सा यद्यपि बहुत छोटा है और आज पहर के अंदर तुम इसको तोड़ सकते हो, पर इसको तोड़ने में ताकत, होशियारी और फुर्ती की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम कहीं से जरा भी चूकोगे तो भारी नुकसान उठाओगे। इसलिए आगे लिखी बातों को खूब गौर के साथ कई बार पढ़कर दिल में अच्छी तरह नक्श कर लो, ताकि कहीं किसी तरह की गलती न होने पाए। प्रभाकर सिंह ने ऐसा ही किया, अर्थात इसके आगे जो कुछ बातें लिखी हुई थी उनको कई बार पढ़ा, और जब वे सब अच्छी तरह याद हो गई तो आगे काम करने के लिए उठ खड़े हुए। जिस दालान में से निकलकर वे आंगन में पहुंचे थे, अब वे लौटकर पुनः उसी दालान में पहुंचे। कुछ ही कोशिश से उस पत्थर का पता लग गया जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था, और उन्होंने उसको उखाड़ने की कोशिश की, मगर इस काम को उन्होंने जैसा सहज समझा हुआ था वैसा न पाया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज न थी जो पत्थर उखाड़ने के काम में आ सकती, और इसीलिए इस काम में उनका बहुत ज्यादा वक्त खराब हुआ। आखिर किसी तरह यह काम पूरा हुआ और प्रभाकर सिंह ने वह सिल्ली उठाकर अलग रख दी। नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नजर पड़ी, पर 2-3 डंडों के बाद पानी और कीचड़ नजर आया। प्रभाकर सिंह ने कपड़े उतारे, केवल लंगोट पहन रखा, और तब उस रास्ते को साफ करने लगे। भीतर का कीचड़ निकाल निकाल कर बाहर करने में इनको आधे घंटे से ऊपर का समय लग गया, पर आखिरकार किसी तरह यह काम भी पूरा हुआ और कीचड़ सब निकल गया। पर उसकी जगह न जाने कहां से आता हुआ पानी उन सीढ़ियों पर दिखाई पड़ने लगा। वे समझ गए कि यदि इस राह से कहीं जाना होगा तो इस पानी के भीतर से होकर ही जाना पड़ेगा। कुछ देर तक तो प्रभाकर सिंह इस नियत से इधर उधर सीढ़ियों की चारों तरफ वाली दीवारों की जांच करते रहे कि शायद और कोई रास्ता नजर आ जाए, पर जब कोई दिखाई न पड़ा तो लाचार पानी में उतरे। लगभग 7 या 8 डंडा सीढ़ियां उतर जाने के बाद पानी गर्दन तक आ पहुंचा। यह देख दम बांधकर उन्होंने गोता लगाया और पानी के अंदर धंसे। सामने की तरफ बढ़कर आंखें खोली तो कुछ उजाला सा नजर आया, और ऐसा मालूम हुआ कि यह पतली सुरंग बावली, तालाब या ऐसे ही किसी खुलासे जलाशय में जाकर समाप्त हुई है, जिसके ऊपर चमकने वाले आसमान की रोशनी पानी के अंदर से इस तरफ झलक मार रही है। वे पुनः पीछे लौट आए, अपने कपड़ों के अंदर तिलिस्मी किताब जहां तक सावधानी से हो सका कसकर लपेट के रखी, और तब बाकी सामानों को रख एक गठरी बांध कमर में लगाई। तिलिस्मी डंडा हाथ में लिया और भगवान का नाम ले फिर पानी में उतरे। खूब गहरा दम देकर गोता लगाया और अगल बगल की दीवारों का सहारा लेते हुए जहां तक तेजी के साथ बन पड़ा आगे की तरफ बढ़े। फासला जितना कि प्रभाकर सिंह ने अंदाज किया था उससे कहीं ज्यादा निकला, और यद्यपि वे अच्छे तैराक थे और एक सांस में नदी पार करने का कई दफे उनको मौका मिल चुका था, पर इस तंग और अनजानी जगह में उनका दम उखड़ने की नौबत आ गई। यहां तक कि जिस समय इस सुरंग को उन्होंने तय किया उनका दम एकदम टूट चुका था। फटते हुए कलेजे के साथ वे पानी के ऊपर आए, और तब आधी बदहवासी की हालत में कुछ देर के लिए सुस्त पड़ गए। कुछ देर बाद उनके होश हवास ठिकाने आए और उन्होंने अपने चारों तरफ निगाह डाली। काले संगमरमर से बनी हुई एक बावली के किनारे सीढ़ी पर उन्होंने अपने को पाया, जो किसी बगीचे या मैदान के बीच में बनी हुई मालूम होती थी, और जिसके चारों तरफ बनी इमारत का कुछ हिस्सा यहां से उन्हें नजर आ रहा था। प्रभाकर सिंह कुछ गौर के साथ उन इमारतों की तरफ देख ही रहे थे जो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी जान पड़ती थी,
कि यकायक अपने पास ही जल में किसी तरह की खलबलाहट की आवाज सुन चौंके और उधर देखते ही घबराकर जल्दी जल्दी कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। 2 घड़ियालों पर निगाह पड़ी जिनके भयानक मुंह और बहुत बड़े बड़े दांत डर पैदा करते थे और जो अपनी कांटेदार दुम से पानी को मथते और क्रूर हरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे बढ़े आ रहे थे। 2-3 सीढ़ियां और ऊपर उठकर उन्होंने अपने को उन डरावने जानवरों की पहुंच से एकदम बाहर कर लिया और तब कुछ देर उनकी तरफ गौर से देखते रहने के बाद धीरे से यह कहते हुए बावली के बाहर हुए, क्या ये असली जानवर हैं या नकली? बावली के बाहर निकलकर जब प्रभाकर सिंह ने अपने चारों तरफ निगाह की तो उन्हें मालूम हुआ कि वे एक छोटे से बाग में हैं जिसे चारों तरफ से तरह तरह की ऐसी इमारतों ने घेरा है जिनमें से कई उनकी पहले की देखी हुई हैं। उस पहले स्थान अर्थात भूतनाथ वाले आंगन से जो इमारतें उन्हें अपने दाहिनी तरफ दिखाई दी थीं, वे ही इस समय उनके बाईं तरफ मौजूद थीं और इससे उन्होंने गुमान किया कि उस पानी वाली सुरंग के जरिए वे उन इमारतों के नीचे से होते हुए इस दूसरी तरफ आ गए हैं और इसी बात से उन्होंने यह भी समझ लिया कि ये इमारतें लंबाई में चाहे जहां तक भी फैली हुई हों, पर इनकी चौड़ाई या मोटाई बहुत अधिक नहीं है। इस बाग में बड़े पेड़ तो अधिक न थे, पर छोटे मेवों के दरख्त बहुतायत से थे और वे एक नहर की मदद से जो बाग के बीच में से होती हुई बह रही थी, हर दम हरे भरे रहते थे। उन्होंने अपने कपड़े इन पेड़ों पर सूखने को डाल दिए और तब जरूरी कामों से निपट तथा उसी नहर के पानी से स्नान कर संध्या पूजा आदि से छुट्टी पाई। इसके बाद कुछ मेवा खाया और सब तरह से निश्चिंत हो तिलिस्म तोड़ने के काम में लगे, क्योंकि तिलिस्मी किताब ने उन्हें बता दिया था कि अब आगे उन्हें इन बातों की सुविधा न मिलेगी और तिलिस्म का यह हिस्सा तोड़ने में कई पहर लग जा सकते हैं। अपने कपड़े पहन तिलिस्मी किताब कमर में खोंस और तिलिस्मी डंडा हाथ में ले प्रभाकर सिंह उस बाग के चारों तरफ घूमने लगे। उनका लक्ष्य वे इमारतें या दीवारें थीं जिन्होंने चारों तरफ से बाग को घेरा हुआ था और उन्हीं पर गौर की निगाह डालते हुए वे अपने मतलब की चीज खोज रहे थे। आखिर घूमते फिरते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से लगभग 2 पुरसा की ऊंचाई तक की दीवार तो एकदम साफ थी, पर उसके ऊपर की तरफ एक बड़ी बारहदरी बनी हुई दिखाई पड़ रही थी। इस जगह की दीवार को बहुत गौर के साथ देखने पर उन्हें एक स्थान पर एक चौकोर निशान इस ढंग का दिखाई पड़ा जिससे यह गुमान किया जा सकता था कि शायद यहाँ कोई गुप्त दरवाजा या खिड़की है। प्रभाकर सिंह गौर के साथ उस निशान को देखने लगे और साथ ही इस बात को जानने का भी उद्योग करने लगे कि किस प्रकार यहाँ पर रास्ता पैदा किया जा सकता है। बहुत ही बारीक एक दरार चारों तरफ घूमी हुई किसी रास्ते के उस जगह होने का शक जरूर पैदा कर रही थी, पर इससे ज्यादा और कुछ न था। प्रभाकर सिंह उस स्थान को दबाने, ठोंकने, पीटने और जांचने लगे, पर किसी तरह भी यह पता न लगा कि यहाँ पर रास्ता कैसे पैदा किया जा सकेगा। आखिर उस जगह से कुछ पीछे हटकर वे पुनः गौर करने लगे। उस बाग के नीचे की तरफ का जमीन का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें कुछ उभरा सा दिखाई पड़ा, मानो उसके नीचे कोई चीज गड़ी हुई हो। प्रभाकर सिंह उस जगह को खोदने लगे। कुछ मेहनत के बाद वहां एक छोटा सा घड़ा हो गया, जिसके नीचे की तरफ पत्थर की एक सिल्ली जिसमें कड़ी लगी हुई थी दिखाई पड़ी। गड्ढे को और बढ़ाकर प्रभाकर सिंह ने उस सिल्ली को बाहर किया। उसके नीचे पत्थर का एक चौकोर टांका सा नजर आया, जिसकी तह में कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। और से देखने के बाद हाथ डालकर उसको निकाला। किसी तरह के सफेद पत्थर की एक बालिश्त लंबी और इससे कुछ कम चौड़ी
एक तख्ती थी जिस पर बारीक अक्षरों में कोई मजमून लिखा हुआ था। प्रभाकर सिंह उस मजमून पर गौर करने लगे। आखिर कुछ देर की मेहनत में उन्होंने उसका मतलब निकाल ही लिया।